अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है सबको? स्टार्ट करें हम? चलिए परफेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो स्टार्ट करें। सितंबर 2020, लास्ट सितंबर का जो है वो पास पेपर का आपके पास ये पूरा मतलब पेपर है ये, जिससे अभी हम डिस्कस करें। क्वेश्चन नंबर 7 को अटेम्प्ट करें। ठीक है, आपके पास 6 मार्क्स हैं और 6 मिनट्स हैं। ठीक है, अब आज की क्लास में हम जो है वो जिस तरह से जितनी प्रैक्टिस करते रहेंगे उतना जो है वो टाइम ड्यूरेशन जो है उसको कम करते रहेंगे। लास्ट क्लास में हमने 1.5 से अटेम्प्ट किया था, आज जो है वो हम 1 मार्क इज इक्वल्स टू 1 मिनट से जो है वो अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। क्विकली क्वेश्चन नंबर 7 को अटेम्प्ट करें, प्रॉपर्ली अटेम्प्ट करें और फिर हम डिस्कस करते हैं।
अटेम्प्ट कर लिया सबने, करें डिस्कस। अच्छा जी, अ ग्रुप ऑफ पर्सन इंटेंड्स टू फॉर्म अ लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, ठीक है, इसे अंडरलाइन करें। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स इंटेंड टू फॉर्म अ लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी विद द ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड रिसर्च रिलेटेड सर्विसेज, ये दूसरा पॉइंट है। ठीक है, कि जो इम्पोर्टेंट है, टू फार्मास्यूटिकल कंपनीज इन दिस रिस्पेक्ट वन ऑफ द प्रोमोटर्स proposed फार्मा रिसर्च अथॉरिटी as the name of the proposed company, which was liked by all the promoters. Under the provision of the Companies Act 2017, comment on the validity of the name proposed by the promoters and suggest how they can overcome the deficiencies, if any, in it. जी, क्या डेफिशिएंसी लग रही है आपको? फार्मा रिसर्च अथॉरिटी, देखिए हमने नेम्स के अंदर एक बात कही थी कि तीन तरह के नाम होते हैं। एक वो नाम जो रख ही नहीं सकते, ठीक है, एक वो नाम जो रख सकते हैं लेकिन विद द अप्रूवल ऑफ कमीशन, और एक वो नाम जिसमें कोई इशू नहीं है, किसी की अप्रूवल की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही रख लें। तो ये जो फार्मा रिसर्च तक तो सही है, लेकिन ये जो वर्ड अथॉरिटी आ रहा है, इससे क्या लग रहा है आपको? इससे ये लग रहा है कि इसका कोई कनेक्शन है किसी गवर्नमेंट के साथ। ठीक है, तो अब ये एक डेफिशिएंसी है इस नाम के अंदर, तो इसको ओवरकम कैसे किया जा सकता है? ये सेकंड कैटेगरी के अंदर फॉल करता है। आप क्या कर लें, आप कमीशन का अप्रूवल ले लें कि हम जो है वो ये नाम रख रहे हैं, अगर वो अप्रूव कर देते हैं तो आप ये नाम रख सकते हैं, पहली बात। दूसरी डेफिशिएंसी क्या है इस केस के अंदर? ठीक है, दूसरी डेफिशिएंसी बिल्कुल सही है कि भाई फॉर एग्जांपल इस केस के अंदर जो है वो पेरेंथेसिस का इशू है। अरे बिल्कुल सही कह रहे हैं, पेरेंथेसिस का इशू है कि भाई यहाँ पे अगर कंपनी होती है तो या तो प्राइवेट लिमिटेड आता है, या एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड आता है, या लिमिटेड आता है, या अनलिमिटेड आता है। आपने ऊपर लिखा है लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी है, तो फिर इसके अंदर जो है वो आप लिखें कि ये फार्मा रिसर्च जो है वो के साथ लिमिटेड का वर्ड यूज होना चाहिए, ठीक है, ताकि लगे कि ये कंपनी है। ठीक है, लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि आप इसको सेक्शन 42 वाली कंपनी बनाना चाहते हैं, एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट बनाना चाहते हैं, तो ठीक है, तो फिर इसके नाम के साथ जो है वो एसोसिएशन आ जाएगा। ठीक है, लेकिन जो है वो इस ये होगी लिमिटेड लाइबिलिटी वाली कंपनी, लेकिन इसके नाम के साथ वर्ड लिमिटेड यूज नहीं हो रहा होगा। ठीक है, ऐसे ही है। ठीक है, और फिर यहाँ पे जो है वो अजहर ने या पता नहीं किसी बच्चे ने अभी यहाँ पे एक बात लिखी थी कि बहुत जनरल नाम है, जेनरिक नेम है। ठीक है, तो ये जेनरिक का मतलब क्या है? जेनरिक का मतलब ये है कि भाई ये हो सकता है कि ये किसी और नाम से जो है वो रिजेंबल करता हो। मतलब ये है कि हो सकता है कि इस जैसा दूसरा नाम आइडेंटिकल आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल हो। तो अगर ऐसा है तो इस बात को भी हमें ज़ाहिर इंश्योर करना पड़ेगा कि इस जैसा दूसरा नाम आपके पास अवेलेबल
ना हो, क्योंकि फार्मा रिसर्च अथॉरिटी तो ऐसा मतलब फार्मा रिसर्च जो है ऐसा नाम है जो हो सकता है पहले बहुत सारे लोगों ने लिया हो, ठीक है, अगर ऐसा हो तो इसके इसके साथ आपको कोई और वर्ड जो है वो ऐड करना पड़ेगा, जैसे फॉर एग्जांपल अजर फार्मा रिसर्च लिमिटेड फॉर एग्जांपल, ठीक है। एनीवेज, तो ये इसका आंसर है। सब मेरे साथ हैं यहाँ तक? अच्छा, मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उसे खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, डिस्कस ना करें, आंसर्स ना देखें, ठीक है, वरना ये होगा कि आप शायद टाइम ज़ाया कर रहे हैं अपना, ठीक है। एनीवेज, अब आ जाए ज़रा क्वेश्चन नंबर 8 पे। वंस अगेन जो है वो मैं कर देता हूँ। ज़ैफ़ा नदीम, देखें एसोसिएशन वाला पॉइंट रिपीट कर दें, मैं कर देता हूँ। देखें आप जब इसके टेबल एफ़ पे जाएंगे ना, तो टेबल एफ़ के अंदर वहाँ देखेंगे कि एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट के नाम के साथ वर्ड एसोसिएशन भी आता है, ठीक है। कोई भी नाम हो एसोसिएशन आता है, ठीक है, लिमिटेड नहीं आता, होती लिमिटेड लाइबिलिटी वाली कंपनी है, ठीक है, लेकिन वर्ड नाम के साथ लिमिटेड या गारंटी लिमिटेड नहीं आता, तो इससे आपको डिस्पेंसेशन मिल जाएगी। ये बात है इसके अंदर, ठीक है। लेकिन आपको फिर ज़ाहिर है सेक्शन 42 का लाइसेंस लेना पड़ेगा फिर। एनीवेज, जल्दी से जो है वो क्वेश्चन नंबर 8 को अटेम्प्ट करें। अगेन आपके पास 6 मार्क्स हैं और 6 मिनट्स हैं, जल्दी से अटेम्प्ट करें। परफेक्ट, चलें स्टार्ट करते हैं। द डायरेक्टर्स ऑफ the directors of Xylem Limited intends to make a public offer of its securities and are in process of preparing the prospectus. They wish to include a statement made by an expert in JL's prospectus. Under the provision of Securities Act 2015, advise the directors about the matters that must be considered before including the statement made by an expert in JL's prospectus, the conditions that must be complied with before issuing, circulating, or publishing JL's prospectus containing the expert's statement, ठीक है। अब ये छोटे छोटे से सवाल हैं, बड़े इजी जो है वो क्वेश्चन है। आप देखें इसके बाद भी अगर कोई बच्चा फेल हो जाए तो फिर उसकी अपनी गलती है। द मैटर्स दैट मस्ट बी कंसिडर्ड बिफोर इंक्लूडिंग द स्टेटमेंट मेड बाय एन एक्सपर्ट इन जेल्स प्रस्पेक्टस। जी, देखिए कह रहा है कि भाई वो कौन सी चीज़ें हैं कि जो आपने कंसिडर करनी है एक्सपर्ट के ओपिनियन को डालने से पहले, ठीक है, प्रोस्पेक्टस के अंदर। तो वो कौन सी चीज़ें होंगी? ज़ाहिर है कि हमें क्या देखना पड़ेगा कि भाई ये जो एक्सपर्ट है क्या ये इंडिपेंडेंट है या नहीं है, ठीक है। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है कि कोई ऐसा एक्सपर्ट तो नहीं है कि जो आपके जो है वो फॉर्मेशन के अंदर, मैनेजमेंट के अंदर जो है वो पहले जो है वो इंटरेस्टेड रहा हो, ठीक है, या इन्वॉल्व रहा हो, एंगेज रहा हो, ऐसा ऐसा पर्सन तो नहीं है, ठीक है। और फिर इसके अंदर आपके पास डिफरेंट लोग हो सकते हैं, वैल्यूअर हो सकता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकता है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हो सकता है। इन शॉर्ट क्या ये एक ऐसा पर्सन है कि जिसके पास पावर है कि वो जो है वो सर्टिफिकेट इशू कर सके, ठीक है। तो ये आप इसके अंदर बेसिकली एक्सपर्ट को आपने यहाँ पे डिफाइन करना है, ठीक है। सही है, तो आप स्ट्रेट ही नहीं लिख देंगे कि मतलब एक्सपर्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं लिख देंगे, बताएंगे कि भाई इट मस्ट बी फॉर एग्जांपल कंसिडर्ड दैट एक्सपर्ट इज एन इंडिपेंडेंट पर्सन व्हिच मींस दैट ही इज नॉट इन्वॉल्व्ड और एंगेज इन द फॉर्मेशन, प्रमोशन और मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। फर्दरमोर द एक्सपर्ट इज अ पर्सन हु इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो भी नाम लिखे हैं, वैल्यूअर, ये सारे नाम लिखे हुए, ठीक है। इट मींस के इसके आगे आप क्या लिख सकते हैं, ये एक लाइन और लिख सकते हैं कि ही हैज गॉट द पावर्स टू इशू द सर्टिफिकेट, ठीक है। एनीवेज, अच्छा फिर नंबर 2, the conditions that must be complied with before circulating, issuing or publishing JL's prospectus containing the expert। अब एक्सपर्ट के स्टेटमेंट और प्रोस्पेक्टस को कंपेयर किया जा रहा था, ऊपर एक्सपर्ट के ओपिनियन को डालने से पहले मैटर्स को कंसिडर किया जा रहा था। तो ये सेकंड पॉइंट तो बड़ा क्लियर है, ठीक है। क्या लिखेंगे इसके अंदर? परफेक्ट। पहली बात कि एक्सपर्ट से आपने कंसेंट ले ली, और दूसरी बात कि प्रोस्पेक्टस के अंदर एक स्टेटमेंट आ रही हो कि एक्सपर्ट ने जो है वो अपनी कंसेंट दी है और उसको विड्रॉ नहीं किया है, ऐसा ही है। अच्छा जी, फिर एक्सप्लेन द टर्म शेल्फ रजिस्ट्रेशन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ प्रोस्पेक्टस एज डिफाइंड इन द सिक्योरिटीज एक्ट 2015। देखिए हमने उस वक्त पढ़ा था कि शेल्फ रजिस्ट्रेशन क्या होती है, शेल्फ प्रोस्पेक्टस क्या होता है। देखें
शेल्फ का मतलब ये है कि आपके पास एक सिंगल जो है वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें मल्टीपल जो है वो आप ऑफरिंग्स कर रहे हैं, ठीक है, या तो आप अलग अलग प्रोस्पेक्टस इशू करते रहें, ठीक है, या आप क्या करें, शेल्फ प्रोस्पेक्टस या शेल्फ रजिस्ट्रेशन कर लें। इसका मतलब क्या है कि भाई सिंगल ऑफरिंग डॉक्यूमेंट हैविंग मल्टीपल ऑफर्स, ठीक है, जाहिर है अब उसके अंदर उसके डिफरेंट कंडीशन हो सकती हैं। तो ये जो है वो जैसे शेल्फ सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, इसी तरह से शेल्फ प्रोस्पेक्टस का कॉन्सेप्ट है, शेल्फ रजिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट है। सब मेरे साथ हैं? अटेम्प्ट कर लिया सबने क्वेश्चन नंबर 9?
चलें जी, स्टार्ट करें हम। On 26 September 2020, the Board of Directors of Dirk Fertilizers Limited, a public unlisted company, in its recent board meeting has approved a short-term loan to Kitten Limited, one of the associated companies, to meet its working capital requirement for which the shareholders' approval is required. DFL's annual general meeting is scheduled to be held in March 2021. ठीक है, under the provision of Companies Act 2017, briefly discuss the options available to DFL for obtaining the shareholders' approval. State the procedures to be obtained to be followed for obtaining the approval in each of the ऑप्शन आइडेंटिफाइड इन ए above. देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग अब जो है ना वो क्वेश्चन है कि अगर आपने ए गलत कर दिया तो बी ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जरूरी क्या है कि आपका ए जो है पार्ट ए बिल्कुल सही हो। सही है। तो अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि भाई एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर है कि जिसके लिए हमें एक ऐसा अप्रूव करवाना है हमें। ठीक है, क्या अप्रूव करवाना है, वापस से पढ़ते हैं। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ डक फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, अ पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी, इन इट्स रीसेंट बोर्ड मीटिंग हैज अप्रूव। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अप्रूव कर दिया, क्या अप्रूव कर दिया? शॉर्ट टर्म लोन टू किटन लिमिटेड, वन ऑफ इट्स एसोसिएटेड कंपनी, टू मीट इट्स वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर विच शेयर होल्डर्स अप्रूवल इज रिक्वायर्ड। ये भी बता दिया उसने, यानी आपको जो है वो शेयर होल्डर का अप्रूवल चाहिए। अच्छा भाई, मैं एनुअल जनरल मीटिंग का वेट कर लेता हूँ। ठीक है, वेट करूंगा तो कब तक एनुअल जनरल मीटिंग होगी? मार्च 2021 तक। ठीक है, तो वो तो बहुत लेट हो जाएगा। तो क्या इसके अलावा कोई और ऑप्शन है आपके पास कि आप जो है वो ये अप्रूवल ले लें? ठीक है, बिल्कुल सही है। देखें आपके पास दो दो चीज़ें हैं कि जो आप कर सकते हैं। ठीक है, दो चीज़ें हैं फुजैल जो आप कर सकते हैं। पहली चीज़ क्या कर सकते हैं कि भाई कि सिर्फ एनुअल जनरल मीटिंग इज़ नॉट एन ओनली ऑप्शन। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एम्पावर्ड हैं कि वो क्या कर सकते हैं, वो ईओजीएम कॉल कर सकते हैं। ठीक है, और ईओजीएम क्यों कॉल की जाती है? कोई भी ऐसा मैटर कि जिसके लिए आपको अर्जेंट अप्रूवल चाहिए, उसके लिए आप जो है वो ईओजीएम कॉल कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कौन सी इशू है? अच्छा, लेकिन हमने कहा कि भाई फॉर एग्जांपल क्योंकि आप स्पेशल बिजनेस की बात कर रहे हैं, ये ऑर्डिनरी बिजनेस तो है नहीं। ठीक है, ऑर्डिनरी बिजनेसेस आपको याद होगा 4 तरह के बिजनेसेस होते हैं, तो ये स्पेशल बिजनेस है। ठीक है, तो इस केस के अंदर क्योंकि ये एक पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप जो है वो रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन, अगर आप यूजीएम नहीं भी कॉल करना चाह रहे तो आप क्या कर लें, आप जो है वो सर्कुलर रेजोल्यूशन भी पास करवा सकते हैं। ठीक है, और इसके लिए लिमिट क्या है पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी के लिए? ठीक है, आपके पास कितने मेंबर्स होने चाहिए? नॉट मोर देन 50। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक सब साथ हैं। अब आपने अगर ये दो पॉइंट सही लिख दिए ना,
ठीक है, ये 2 पॉइंट सही लगे तो आपके लिए वो अगले 6 मार्क्स जो है वो डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, वो आसान है, क्योंकि आपको पता चल गया कि भाई ईओजीएम के मुझे पॉइंट्स लिखने, तो अब ईओजीएम के अंदर आप क्या क्या प्रोसीजर क्या फॉलो करेंगे। ठीक है, ईओजीएम को कंडक्ट करना है तो उसके लिए क्या प्रोसीजर फॉलो करेंगे। डेफिनेटली हमने कहा कि भाई सबसे पहले आपने नोटिस भेजना है, नंबर 1 कितने डेज पहले नोटिस भेजना है। ठीक है, कितने डेज पहले भेजना है, 21 डेज बिफोर भेजना है। किसको भेजना है, हर मेंबर को भेजना है। ठीक है, इसी तरह से हमने कहा कि भाई फॉर एग्जांपल आप ये मीटिंग क्या जो है वो जल्दी रख सकते हैं, ज़रूरी है कि 21 दिन का ही टाइम लें आप, नहीं इससे पहले भी हो सकती है। ठीक है, इसी तरह से फिर आप नोटिस के बारे में बताएँ, ठीक है, एजेंडा के बारे में बताएँ, ठीक है, इसी तरह से आप ये बताएँ कि भाई मेंबर्स नोटिस में क्या-क्या चीज़ें आती हैं, चलिए ये बताएँ। नोटिस में ये आता है कि भाई कहाँ डे, टाइम, प्लेस ये सारी चीज़ें आती हैं ना कि कब, कहाँ, कितने बजे जो है आपकी मीटिंग होगी। इसी तरह से एजेंडा के बारे में आता है कि भाई आप जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल स्टेटमेंट ऑफ बिज़नेस जिसे आप कहते हैं, ठीक है, एजेंडा क्या होगा, और अगर कोई ऐसा मैटर है जिसके लिए अप्रूवल रिक्वायर्ड है तो उसके लिए आप एग्रीमेंट पहले बता देते हैं कि कहाँ रिव्यू किया जा सकता है। ठीक है, और फिर आप ये बताते हैं कि हर मेंबर के पास ये राइट है कि वो क्या करे, वो जो है वो पर्सनली मीटिंग को अटेंड करे, वीडियो लिंक के थ्रू करे या प्रॉक्सी के थ्रू करे। ठीक है, और प्रॉक्सी के पास भी वही राइट्स होंगे कि जो एक मेंबर के पास राइट्स होते हैं। ठीक है, कि क्या कर सकता है, वो बात कर सकता है, वोट कास्ट कर सकता है। ठीक है, सब साथ है। और इसी तरह से जो है वो आपके पास अगर हम वोटिंग की बेसिस की बात करें, ठीक है, तो वोट किस बेसिस पे होता है, हमेशा जो है वो शो ऑफ हैंड्स के थ्रू होता है, और फिर अनलेस पोल इज डिमांडेड। और पोल किस बेसिस पे होता है, आपका जो है वो शेयर्स की बेसिस के ऊपर होता है, जितने आपके पास शेयर्स उतने आपके पास वोट्स। सब साथ है यहाँ तक। अच्छा जी, अब इसके बाद अगर हम सेक्युलर रेज़ोल्यूशन की बात करें, तो भाई इसके अंदर क्या ज़रूरी था? वही जो एक सेक्शन आपके पास है, उसके अंदर सारी बातें लिखी है कि आप क्या करेंगे। आप जो है वो सर्कुलर रेज़ोल्यूशन जो है वो पास किस तरह से कराएँगे, हर मेंबर को भेजेंगे, पहली बात। दूसरी बात ये कि भाई आप इस हर मेंबर का जो है वो इसके ऊपर साइन होना चाहिए। किस किस मेंबर का इसके ऊपर साइन होना चाहिए? हर वो मेंबर के जो एंटाइटल्ड है नोटिस रिसीव करने के लिए, आप उसको ये सर्कुलर रेज़ोल्यूशन भेजेंगे। ठीक है, और फिर सब्सिक्वेंटली क्या होगा कि जो नेक्स्ट मीटिंग के मिनट्स होंगे, इसको उस मिनट्स ऑफ द मीटिंग का पार्ट बना लिया जाएगा। ऐसा ही है। किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं, एजीएम में नहीं बनते मिनट्स, हमेशा मीटिंग के होते हैं ना। मीटिंग हुई नहीं है तो मिनट्स बने नहीं है, अभी तो आप सर्कुलर रेजोल्यूशन के थ्रू कर रहे हैं। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 10, 6 मार्क्स 6 मिनट्स, जल्दी से।
अटेम्प्ट कर लिया सबने, स्टार्ट करें हम। देखिए बड़ा सिंपल सा जो है वो, मैं आपसे फिर ये बात रिपीट कर रहा हूँ हर क्वेश्चन के साथ साथ कि इससे आसान क्या पेपर आपको आई कैप जो है वो देगा, ठीक है, लेकिन फिर भी जो इसका रिजल्ट है वो सबसे ख़राब आता है। तो आपके सामने है कि देखें इसमें क्या टेस्ट कर रहा है, कुछ भी तो टेस्ट नहीं कर रहा वो। चलें पढ़ लेते हैं इसे भी। Election of directors of Excellent Technologies Limited, a listed company, is scheduled to be held on 15th October 2020. The board of directors has requested Mohsin, one of the leading engineers, to contest the upcoming election as non-executive director for adding the value to the board. Before responding to the offer of the ETL's board, Mohsen has sought your advice on the following concerns. Since he has no relationship with ETL, either pecuniary or otherwise, pecuniary, monetary, otherwise, can he contest the election as non-executive director? तो आप सिंपल सी बात है, आपके पास क्या है, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की जो कंडीशन थी वो सारी लिख दें आप, ठीक है, कि क्या क्या चीज़ें आपने इंश्योर करनी पड़ेगी। ठीक है, क्या क्या चीज़ें हैं नॉन एग्जीक्यूटिव के लिए, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी थी। ठीक है, तो चले मैं बताता हूँ। ठीक है, ये एक पॉइंट है कि आप जो है कोई रेम्यूनरेशन नहीं लेंगे। हाँ, ये है कि मीटिंग फ़ी ले सकते हैं, ठीक है, मीटिंग फ़ी तो ले सकते हैं आप। और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं, ठीक है, ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि वो आउटसाइड व्यू पॉइंट जो है वो लैंड करेगा। ठीक है, ये एक पॉइंट हो जाएगा। इसी तरह से जो है वो कोई बेनिफिशियल इंटरेस्ट ना रखता हो कंपनी के अंदर या उसकी एसोसिएटेड कंपनीज़ के अंदर। ठीक है, और ज़ाहिर है ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं है, तो इससे ये एक्सपेक्ट भी नहीं किया जा रहा कि ये होल मतलब जो उसका जो होल डे है ये स्पेंड करेगा कंपनी के अफेयर्स को मैनेज करने के लिए। ठीक है, ये नहीं होगा। इसी तरह से क्योंकि ये एग्जीक्यूटिव नहीं है, तो ये एग्जीक्यूटिव जो आपकी जो डायरेक्टर है उसकी लिस्ट के अंदर भी ज़ाहिर फॉल नहीं कर रहा होगा। ठीक है, एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट टीम का पार्ट नहीं होगा ये। सब मेरे साथ हैं यहाँ तक। देखिए सिंपल सी डेफिनेशन थी जो आपने इसको इस तरह से फ्रेम करके लिखनी है। अच्छा, फिर वुड ही बी सब्जेक्ट टू एनी अनफोर्सीन लाइबिलिटी दैट मे अराइज ड्यू टू एडवर्स एक्शन ऑफ अदर डायरेक्टर्स। ठीक है, तो इसको प्रोटेक्शन दी जाती है अनलेस अनटिल एंड अनलेस, ठीक है, इसके ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं आएगी अनटिल एंड अनलेस कि कोई ऐसी हरकत हुई हो, कोई ऐसा एक्शन हुआ हो जो इसकी नॉलेज के साथ हुआ हो। ठीक है, और जो है वो या इसकी कंसेंट के साथ हुआ हो। ठीक है, या फिर ये देखा जाएगा कि क्या इसने डेलीजेंटली एक्ट किया था या नहीं किया था। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए इवैल्यूएट किया जाएगा कि इसकी लाइबिलिटी है या लाइबिलिटी नहीं है। मेरे साथ है सब यहाँ तक। चलें आखिरी पॉइंट, आखिरी क्वेश्चन प्रोबेबली, ये 8 मार्क्स का है, 8 मिनट्स हैं, जल्दी से अटेम्प्ट करें फिर हम डिस्कस करते हैं।
चलिए जी स्टार्ट करें हम। चलें। Nasir, a non-executive director of Oliver Travels Limited, while reviewing the details of the investments made by OTL, has shown his concerns on the following shares that are not held in the name of OTL. 500 shares in Park Travels Private Limited are held in the name of the Rahim, who is an employee of the OTL. PTPL is a wholly owned subsidiary of OTL. ठीक है, अच्छा इसका क्वेश्चन क्या है? अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2017 ब्रीफली एक्सप्लेन द पॉसिबल रीजंस फॉर होल्डिंग इन्वेस्टमेंट ऑफ ओटीएल इन नेम ऑफ रहीम एंड समी। बताइए भाई, क्यों रहीम के नाम पे क्यों रखे हुए होंगे इसने? पॉसिबल रीजंस क्या लगते हैं आपको? वेरी गुड अजर, वेरी गुड। ठीक है, आपके पास प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए रिक्वायरमेंट क्या है कि एटलीस्ट देयर शुड बी टू, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स शैल बी टू। ठीक है, वेयर एज आपके पास ये होली ओन्ड सब्सिडी, इट मीन्स कि ये एक ही शेयर होल्डर है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, ये स्टैट्यूटरी लिमिट को कंप्लाई करने के लिए एक जो है वो किसी नॉमिनी को रखना पड़ेगा, जो आपने यहाँ इस केस में एम्प्लॉय को रखा है, तो विच इज़ फाइन। ठीक है, आपके नंबर ऑफ मेंबर्स की कंडीशन पूरी हो जाएगी इस तरह। मेरे साथ हैं सब? अच्छा जी, फिर 5,000 shares of Tours and Tours Private Limited are held in the name of Sami, who is a non-executive director in TTPL by virtue of OTL's nomination. OTL owns 30% voting shares in TTPL. जी 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 जी। क्या लग रहा है आपको, क्यों? फिर पढ़ लेते हैं। 5,000 shares of TTPL are held in the name of Sami, who is a non-executive director in TTPL by virtue of OTL's nomination. भाई ओटीएल के टीटीपीएल में 30% वोटिंग शेयर्स हैं, उसने जो है वो समी को नॉन एग्जेक्टिव बना के भेज दिया है। नहीं, खुद कहाँ ओन कर रहे हैं? खुद खुद नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर खुद थोड़ी ओन कर रहा। इसको डायरेक्टर बनाने के लिए आपके पास, वेरी गुड जैद, वेरी गुड यार, जबरदस्त। आपके पास जो है वो क्वालिफिकेशन शेयर्स की रिक्वायरमेंट होती है ना, कि कम से कम इतने शेयर्स होंगे तो आप डायरेक्टर बनेंगे। अब उसकी तो इन्वेस्टमेंट है नहीं। तो ओटीएल ने क्या किया, अपने कुछ शेयर्स लिए और जो है वो समी को दे दिए ताकि वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन सके। तो ये पॉसिबल रीजन हो सकता है कि क्वालिफिकेशन शेयर्स थे। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा कि ये शेयर्स क्या होंगे, आप जो है वो जॉइंटली या समी के नाम पे डायरेक्टली भी जो है वो आप कर सकते हैं। लेकिन ये क्या है, क्वालिफिकेशन शेयर्स हैं। ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि एक बंदे को अगर आपको डायरेक्टर बनाना है तो उस कंपनी की रिक्वायरमेंट फॉर एग्जाम्पल है कि भाई 5,000 शेयर्स होने चाहिए। तो ये हो सकता है, पॉसिबल रीज़न ये हो सकता है कि क्वालिफिकेशन शेयर्स हों। मेरे साथ हैं? ठीक है, फिर under the provisions of the Companies Act 2017, briefly discuss the time frame within which the quarterly financial statements should be prepared and the requirement, if any, for its review. बताएं भाई, दो सवाल पूछ रहा है। टाइम फ्रेम विद इन विच द क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी प्रिपेयर्ड, रिक्वायरमेंट फॉर इट्स रिव्यू। दो सवाल बताएं भाई, एक एक मार्क के दोनों क्वेश्चन होंगे। टाइम फ्रेम तो बड़ा सिंपल है क्वार्टरली का। क्या है कि भाई अगर फर्स्ट और थर्ड क्वार्टर है तो विद इन 30 days ऑफ क्लोज ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टर, और अगर सेकंड क्वार्टर की बात करें तो फिर उस केस के अंदर विद इन 60 days। ऐसे ही है। और फिर कह रहा है कि एंड द रिक्वायरमेंट इफ एनी फॉर इट्स रिव्यू। तो रिव्यू कब होता है? ऑडिट होता है साल के आखिर पे, रिव्यू होता है मिड ईयर पे, हाफ ईयर पे। ठीक है, तो वो लिमिटेड स्कोप रिव्यू होता है। कौन करता है? स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स करते हैं। ठीक है, एज रिकग्नाइज्ड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान विच आर आल्सो अप्रूव्ड बाय द एसईसीपी। सब मेरे साथ हैं? अच्छा, फिर द फाइलिंग रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कहाँ फाइल करना है?
बिल्कुल सही है। ठीक है, आप इसको जो है वो क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहाँ फाइल करेंगे? ठीक है, आप जो है वो फॉर एग्जांपल आप एक तो ये क्वार्टरली लिस्टेड पे ही होते हैं ना, तो आपको एसईसीपी के पास, स्टॉक एक्सचेंज के पास और रजिस्ट्रार के पास जो है वो उसको 3 जगहों पे फाइल करना है। क्या फाइलिंग के अंदर कोई फाइलिंग रिक्वायरमेंट की बात कर रहे हैं, तो क्या इसके अंदर कोई आप एक्सटेंशन सीक कर सकते हैं? ठीक है, तो बिल्कुल कर सकते हैं, फर्स्ट और थर्ड क्वार्टर के अंदर आप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन 30 डेज से ज़्यादा की एक्सटेंशन आपको नहीं मिलेगी। सब मेरे साथ हैं यहाँ तक? अच्छा, अब आप बताएं, आप इवैल्यूएशन करें तो आपको क्या लग रहा है कि आपका पेपर पास हुआ या पेपर फेल हो गया? चलें जी, परफेक्ट है। तो इंशाल्लाह अब जो है वो नेक्स्ट सेशन के अंदर हम एक और अटेम्प्ट का पास पेपर करेंगे, और फिर कुछ एमसीक्यूज भी हमें ज़ाहिर है देखने हैं। ठीक है, सब साथ हैं? चलें, यहाँ पे एंड करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।